नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम शिवम पांडे और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा यूएन की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई, किस तरीके से यूएन की वर्किंग देखने के लिए मिलती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। आज की जो ये वीडियो देखने के लिए मिलेगी, आपने हमेशा सुना होगा कि ये जो यूएन है ये किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है ना। इसकी फंक्शनिंग कौन कौन लोग करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है वो ये कि यूएन की फॉर्मेशन हुई कैसे, कारण क्या था इसकी फॉर्मेशन का। क्योंकि यूपीएससी की जो अप्रोच आपके एग्जामिनेशन में रहती है ना, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे नहीं रहती, वो आपसे बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस को पूछता है। चाहे वो आप एनडीए दे रहे हो, चाहे आप वो सीडीएस दे रहे हो, तो एनालिटिकल चीज़ें आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इसी चीज़ का एनालिसिस करेंगे, और टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं आपको इस लेक्चर के अंदर छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूँ। इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको उन ट्रीटीज के बारे में बताऊंगा जिन ट्रीटीज की मदद से यहाँ पर यूएन की फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ, तो चलिए थोड़ा सा चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और इस डिस्कशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूँ तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगी कि समय था 1 सितंबर। कौन सा समय था सर? समय यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था 1 सितंबर 1939। जी हाँ, ये समय आप सबको इतिहास में याद होगा। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब यहाँ पर हो रहा था तो आपको याद होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ तो यहाँ पर जो गिनती देखने के लिए मिली, अराउंड 7.2 करोड़ लोगों की यहाँ पर डेथ देखने के लिए मिली। 7.2 करोड़, मतलब आप सोच सकते हो, कांट इमेजिन द नंबर, कितना भयावह नंबर रहा होगा ये। मतलब हर जगह ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को वायलेट किया गया। जो हम राइट टू लाइफ के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में बात करते हैं, उसका वायलेशन देखने के लिए मिला। जो ह्यूमन डिक्लेरेशन देखने के लिए मिल रहा था, जी हाँ, ह्यूमन राइट डेवलपमेंट काउंसिल जो थी, यूएनएचडीआर जो थी, ह्यूमन डेवलपमेंट राइट्स जो देखने के लिए मिल रहे थे, इन सब का यहाँ पर क्या हुआ, तो वायलेशन देखने के लिए मिल रहा था। तो यहाँ पर इस पूरे वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन को रोकने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को डेवलप करने के लिए, जहां पे हर इंसान के जीवन की एक वैल्यू हो, उस चीज को डेवलप करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे अथॉरिटी, सारे वर्ल्ड लीडर एक साथ बैठते हैं और यहाँ पर बोलते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट किया जाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या करे, शांति को मेंटेन करे। लोगों की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, लोगों से मेरा मतलब है कंट्रीज की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, उस पॉलिटिकल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करे, हर कंट्री की डिग्निटी को मेंटेन करके चले। तो यहां पर बिना देरी किए डेवलप किया गया 24 सितंबर। कब? 24 सितंबर 1945 को। 1945 को किसको डेवलप किया गया? यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट यहां पर देखने के लिए मिला। यूनाइटेड नेशन की जो फॉर्मेशन हुई थी ये 24 सितंबर 1940, 24 अक्टूबर एक्चुअली है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को सितंबर बता दिया, आई एम सो सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा डेटा यहाँ पर मुझसे वो हो गया, ठीक है। 24 अक्टूबर इट्स 1945 है ना, सितंबर मतलब इससे पहले तो बातचीत हो रही थी, ठीक है। तो 24 सितंबर 1949 को इसकी फॉर्मेशन हुई। अब गाइस 1945 से पहले की कहानी को थोड़ा सा यहां पर समझते हैं कि 1945 24 अक्टूबर 1945 से पहले क्या हुआ। तो यहां पे आपको समय देखने के लिए मिलेगा जून 1941 का।
कौन सा समय था सर? यहां पर सबसे पहले हमें टाइम देखने के लिए मिला, डेट्स याद रखिएगा, जून 1941। जून 1941 लंदन डिक्लेरेशन हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। क्या था सर? लंदन डिक्लेरेशन। अब गाइस जब हम लोग इस लंदन डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं, इसी लंदन डिक्लेरेशन को यहां पर कहा जाता है सेंट जेम्स पैलेस डिक्लेरेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट जेम्स पैलेस डिक्लेरेशन। ये चीज यहां पर हमें देखने के लिए मिली। अब ये जो लंदन डिक्लेरेशन देखने के लिए मिल रही थी, लंदन में जो है जो गवर्नमेंट ऑफ 9 एक्साइल्ड नेशंस हुआ करते थे, है ना, इन्होंने यहां पर एक सरकार का एस्टेब्लिशमेंट किया लंदन में। और यहां पर इन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये जो चीजें हुई, इन्होंने कहा कि भाई ये सिचुएशन अब दोबारा ना आए, तो इस वजह से इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इस डिक्लेरेशन को यहां पर लेकर के आया गया। और लंदन डिक्लेरेशन का एक क्लियर मैसेज देखने के लिए मिल रहा था इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये एस्टेब्लिशमेंट यहां पर होना चाहिए एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो शांति को लेकर के आ सके। तो इसका क्लियर कट मैसेज यहां पर क्या था? क्लियर कट जो मैसेज था दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल organization for peace। शांति को यहां पर लाने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। तो ये सिचुएशन यहां पर हमें और आपको देखने के लिए मिली इस लंदन डिक्लेरेशन में। लंदन डिक्लेरेशन लंदन में हुआ था। इसका दूसरा नाम सेंट जेम्स पैलेस डिक्लेरेशन है, क्योंकि सेंट जेम्स के पैलेस पे बातचीत हुई थी, इस वजह से इसका नाम सेंट जेम्स पैलेस डिक्लेरेशन भी देखने के लिए मिलता है। सेंट जेम्स पैलेस डिक्लेरेशन 9 एक्साइल गवर्नमेंट जो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उन्होंने यहां पर इसका डिक्लेरेशन दिया था। अब गाइज यहां पर एक चीज आप लोगों को और पता होनी चाहिए, दिस ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व्ड बाय सॉल्विंग मेनी प्लानिंग्स एंड डिफरेंसेस थ्रू डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस। बहुत अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस यहां पर देखने के लिए मिली, जिसमें से दूसरी जो कॉन्फ्रेंस हमें और आपको यहां पर मिली सेकेंड नंबर की, वो अगस्त 1941 की थी। कब हुई थी सर? अगस्त 1941। ये जो कॉन्फ्रेंस सेकेंड नंबर की कॉन्फ्रेंस, देखो मैं यहां पे नंबरिंग कर दे रहा हूं ताकि आपको एक सीक्वेंस याद हो सके। ये वाली जो कॉन्फ्रेंस यहां पर देखने के लिए मिली, इसी को द अटलांटिक चार्टर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? अटलांटिक चार्टर के नाम से इसको जाना जाता है। गाइज ये जो अटलांटिक चार्टर यहां पर देखने के लिए मिला, इसको साइन किसने किया? यूएस प्रेसिडेंट यहां पे रूजवेल्ट देखने के लिए मिलते थे। किसने किसने साइन किया? यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट प्लस और कौन था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। तो ये लोग यहां पर हमें देखने के लिए मिल जा रहे थे। अब गाइज ये जो अटलांटिक चार्टर यहां पर देखने के लिए मिला, इसमें कुछ बातें कही गई, कुछ चीजों को यहां पर बताया गया। अब वो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस अटलांटिक चार्टर के देखने के लिए मिल रहे थे। सबसे पहली बात इस अटलांटिक चार्टर के अंदर लिखी गई कि एक कंट्री दूसरे कंट्री की टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेगी। मतलब टेरिटरी के साथ साथ यहां पर जो चीजें देखने के लिए मिलती है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है दूसरे कंट्री की, उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ राइट, जो लोगों के जो अधिकार होते हैं, है ना, लोगों के जो अधिकार हैं एक गवर्नमेंट को चुनने का या फिर एक गवर्नमेंट को बनाने का, वो सारे अधिकार यहां पे रखे जाएंगे। ठीक है, राइट टू चूज एंड डेवलप द गवर्नमेंट, ये चीजें यहां पर देखने के लिए मिली। उसी के साथ साथ जो
वर्कर्स देखने के लिए मिलते हैं। वर्कर्स का जो अधिकार है, वर्कर्स के अधिकार को भी यहां पर सुना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वर्कर्स का जो राइट है, वर्कर्स के राइट को यहां पर हटा दिया जाए या वर्कर्स के राइट है ही नहीं कुछ, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ ये जो सी रूट्स देखने के लिए मिलते हैं, यहां पर जो मोनोपोली होती है एक कंट्री की, वो मोनोपोली यहां पर खत्म होगी। सी रूट्स ओपन होंगे सारे देशों के लिए ताकि व्यापार किया जा सके और चीजों को शांति से आगे भविष्य में लेकर के चला जा सके। सी रूट्स पे कोई भी एक कंट्री अपनी मोनोपोली नहीं दिखा सकती है, क्योंकि गाइज एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस इज एवरीथिंग, ठीक है। अब ये जो चार्टर यहां पर हुआ, इस चार्टर के बाद यहां पर एक डिक्लेरेशन साइन किया, डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन, ठीक है, विच वाज द बेसिस ऑफ द मॉडर्न यूनाइटेड नेशन। मतलब यहां पर एक डिक्लेरेशन, इसमें सब लोग आपस में बैठ करके आप पे हस्ताक्षर करते हैं कि भाई ठीक है हम एग्री कर रहे हैं चीजों पे। और ये जो डिक्लेरेशन था, आप कह सकते हो जो अगस्त 1941 का अटलांटिक चार्टर देखने के लिए मिला, इस पे जब बाकी के देशों ने एग्री किया, बहुत सारे देश यहां पर देखने के लिए मिल रहे थे, जब इन्होंने यहां पर एग्री किया तो जाकर के एक जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन, यूएन की फॉर्मेशन का एक पहला स्टेप यहां पर हमें देखने के लिए मिला। उसके बाद तीसरा जो यहां पर डिक्लेरेशन था ना मेरे भाई, तीसरा, थर्ड, ये हमें 1942 का देखने के लिए मिल रहा था, डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। अब यहां पे जो चार्टर देखने के लिए मिल रहा था, यहां पे जो सिग्नेटरी देखने के लिए मिल रहे थे, है ना, ये सारी चीजें यहां पर करी गई। और 1942 में ये जो चीजें थी, अगस्त 1941 में जो बात हुई, इस डिक्लेरेशन पे साइन किया गया 1942 में। तो यहां पे क्या था, द charters adherents signed the declaration by United Nation, which was the basis for the modern United Nation, for the modern United Nation, ठीक है। मॉडर्न यूनाइटेड नेशन का ये क्या देखने के लिए मिला, बेसिस हमें और आपको देखने के लिए मिलने लगा। क्लियर। तो ये बात है सबसे पहले जो यहां पर हमें पता होनी चाहिए। और 1942 में फर्स्ट ऑफिशियल यूज नेम यहां पर यूनाइटेड नेशन देखने के लिए मिलने लगा। कब? 1942 में। क्या ऑफिशियल नेम था? ऑफिशियल नेम यूनाइटेड नेशन, ये नाम यहां पर ऑफिशियली देखने के लिए मिला। अब गाइस आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है ना, फैक्चुअल है लेकिन मे बी इट कुड बी आस्क्ड द क्वेश्चन इन द स्टेटमेंट फॉर्मेशन, कि जो पहला जो नाम देखने के लिए मिल रहा था, फर्स्ट ऑफिशियल नेम यूज्ड बाय, मतलब ये ऑफिशियल नेम, यूज ऑफ द नेम यूनाइटेड नेशन, ये किसने स्टार्ट किया? तो यहां पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट देखने के लिए मिलते थे, जिन्होंने इस नाम को, यूनाइटेड नेशन को यहां पर नाम दिया। अब यूनाइटेड नेशन अगर आप देखोगे, यहां पर ये जो शेर था ना, शेर जिसे कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो यूएस था, अच्छा यूएस अपना शांति से काम वाम कर रहा था, यूएस क्यों कूदा? क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया। और फिर उसके बाद ये जो सोया हुआ शेर था, इस सोए हुए शेर की हमें तबाही यहां पर देखने के लिए मिली, जो कि बड़ी भयानक तबाही, भयावह तबाही इसने यहां पर मचाई। इसने फैट मैन, लिटिल बॉय, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो गिराए ना, बाय गॉड दुनिया ने इसको यहां पर देखा। अब जैसे यूएसए ने ये सारी चीजें करी, बहुत ज्यादा मास मैसेकर आपको देखने के लिए मिला, लोग मरे, बहुत मास लेवल पे निर्दोष लोगों की हत्या हुई। तो यहाँ पे एक आ गया कि भाई ये
कब तक चलेगा मार्काट? तो यहां पे ग्रैंड अलायंस देखने के लिए मिला 26 नेशन का, ठीक है। और ये जो ग्रैंड अलायंस 26 नेशन का देखने के लिए मिल रहा था, इन सारे नेशंस ने यहां पे प्लेज लिया कि दैट दे विल फुल्ली कॉर्पोरेट विद ईच अदर टू डिफेंड देयर कॉमन एनिमी, ऑल्सो डू नॉट साइन अ सेपरेट टॉक और पीस ट्रीटी विद द एक्सेस पावर। अलाइड पावर ने यहां पर ये सारी चीजें लेकर के आए थे। इसके बाद गाइस अक्टूबर 1943 का समय देखने के लिए मिला। फोर्थ जो हमारे पास यहां पर सिचुएशन थी, मैं इसको यहां पे हटा रहा हूं, ठीक है। फोर्थ जो ट्रीटी यहां पर देखने के लिए मिली वो कब थी? अक्टूबर 1945। अक्टूबर 1945 की ट्रीटी हमें देखने के लिए मिल रही थी। और ये जो ट्रीटी यहां पर थी इसका नाम क्या था? मॉस्को कॉन्फ्रेंस। क्या नाम दिया गया इसको? मॉस्को कॉन्फ्रेंस यहां पर इसका नाम रखा गया। मॉस्को कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, मेंबर कौन कौन थे, है ना? फॉरेन मिनिस्टर देखने के लिए मिले। अब ये जो फॉरेन मिनिस्टर यहां पर थे ये कहां के थे? यूके के, यूएसए के, और ऑब्वियस सी बात है यूएसएसआर, मतलब सोवियत संघ के यहां पर मेंबर्स हमें देखने के लिए मिल रहे थे। इन लोगों की यहां पर आपस में बातचीत हुई। और मॉस्को कॉन्फ्रेंस 1943 एंडेड विद द डिक्लेयरिंग प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब यहां पर यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन के लिए जो मॉस्को कॉन्फ्रेंस था ये बात किया कि ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो नाम दिया गया है उस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाएगा। ये बात कहां पर डिसाइड हुई? मॉस्को कॉन्फ्रेंस में देखने के लिए मिलने लगी। और 1943 में 3 वर्ल्ड के बड़े लीडर्स ने यहां पर इस पे साइन किया, ठीक है। ये चीज यहां पर याद रखिएगा। अब यहां पर अगर मैं सिग्नेटरी, बाकी बहुत सारी बातें यहां पर लिखी हुई है, अगर मैं यहां पर इसकी सिग्नेटरी मेंबर्स के बारे में बात करूं तो 3 जो वर्ल्ड के बड़े लीडर्स थे जिन्होंने यहां पर साइन किया था वो कौन कौन थे? यूएस प्रेसिडेंट देखने के लिए मिले, यूएस प्रेसिडेंट को क्या नाम था इनका? यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उसके बाद यूएसएसआर के लीडर, यूएसएसआर लीडर कौन थे? यहां पे देखने के लिए मिले जोसेफ स्टैनलिन। नेक्स्ट यहां पर जो थे ब्रिटिश पीएम, इनका नाम क्या था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। तो ये लीडर्स यहां पर देखने के लिए मिले जिन्होंने यहां पर साइन करी। और ये जो सिग्नेटरी हुई ना, मजे की बात बताऊं, ये तेहरान में हुई थी। कहां पे हुई थी? तेहरान। आज की डेट में ये कहां पर है? इट इज द कैपिटल ऑफ ईरान। ईरान का ये कैपिटल देखने के लिए मिलता है। तो तेहरान में ये चीजें हमें यहां पर देखने के लिए मिली। गाइज इसके बाद जो है ना एक कॉन्फ्रेंस डमबार्टन-ओजाक कॉन्फ्रेंस यहां पर देखने के लिए मिली, जो सबसे सीरियस स्टेप देखने के लिए मिला इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूके। कौन सी थी? डमबार्टन-ओजाक कॉन्फ्रेंस, है ना? ये यहां पर हुई एंड दिस वाज द सीरियस स्टेप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएन। यानी कि 4-5 हमने देख ली थी, 6th कॉन्फ्रेंस यहां पर ये थी, मतलब जो भी नंबर रहा होगा 5th या 6th नंबर यहां पर देखने के लिए मिला। गाइज ये जो डमबार्टन कॉन्फ्रेंस देखने के लिए मिल रही थी, इसने यहां पर जो अभी तक
चीजें थी कि यूनाइटेड नेशन की वर्किंग क्या होगी, वो सारी चीजें तो रिजॉल्व हो गई थी, लेकिन डमबार्टन कॉन्फ्रेंस ने स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑर्गन और प्रिंसिपल, किस पे बात करी? स्ट्रक्चर क्या होगा यूनाइटेड नेशन का, फंक्शन क्या होगा यूनाइटेड नेशन का, स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रिंसिपल क्या होगा यूनाइटेड नेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रिंसिपल एंड ऑर्गन ये यहां पर कैसे वर्क करेगा यूनाइटेड नेशन, ये सारी चीजें यहां पर बताई गई। क्लियर? अब गाइज यहां पर जो यूनाइटेड नेशन था, एक चीज पे बात नहीं हुई, वोटिंग स्ट्रक्चर पे, यूएन में वोटिंग कैसे होगी इस चीज का कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब यहां पर इसका निर्णय कैसे लिया जाएगा कि वोटिंग कैसे होगी यूनाइटेड नेशन में? अब यहां पर अगली कॉन्फ्रेंस देखने के लिए मिली, 7th कॉन्फ्रेंस, जो की थी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस यहां पर हमें देखने के लिए मिली। यहां पर वोटिंग करी जाएगी, वोटिंग के रिगार्डिंग यहां पर इस कॉन्फ्रेंस का निर्णय लिया गया कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होगा, वोटिंग किया जाएगा यूनाइटेड नेशन में। वोटिंग का डिसीजन कहां पे लिया गया? सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस पे। डम्बल्टन ओसाक कॉन्फ्रेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा, फंक्शन, प्रिंसिपल और ऑर्गन्स क्या होंगे यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन हेल्थ केयर, रेफ्यूजी वेलफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन सब के रिगार्डिंग यहां पर वर्किंग करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे आज की डेट में यूनाइटेड नेशन सबसे ज्यादा इसमें कमी कहां पे देखने के लिए मिलती है? कमी सर सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन में हमें आज की डेट में देखने के लिए मिलती है इसमें जो वीटो पावर है इसके जो मेंबर्स के पास, ठीक है, उसमें सबसे बड़ी एक कमी देखने के लिए मिल जाती है। प्रेजेंट अगर मैं बात करूं 193 मेंबर्स आपको यूएन में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। नाउ गाइस, यहां पर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमारे एसएसबी के बैचेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं। आप कॉन्स्टेंटली हमारे यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे कि नए नए बैचेस हमारे एसएसबी के बन रहे हैं। तो एसएसबी का जो हमारे एसेसर्स देखने के लिए मिलते हैं, कर्नल पंकज मल्होत्रा सर के गाइडेंस में हमारा पूरा एसएसबी का प्रोग्राम यहाँ पर रन हो रहा है, जहां पे आपको ब्रिगेडियर अमन नारायण सर देखने के लिए मिलेंगे। ऑब्वियसली कर्नल पंकज मल्होत्रा सर तो होंगे ही होंगे आपके पर्सनल इंटरव्यू में, उसी के साथ साथ यहाँ पे कर्नल सौमित्रो दत्त सर भी होंगे और नन अदर देन आवर डायरेक्टर अभिनव मल्होत्रा सर, ये भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको हमारे जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सिंह सर मिलेंगे। देन वी हैव दी कर्नल विनीत शेठ सर, ठीक है। तो ये हमारे एसएसबी के एसेसर्स थे। अगर मैं आपसे बात करूं हमारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ब्रांचेस के बारे में, तो हमारा एक विजन है कि भाई एजुकेशन को अफोर्डेबल करना है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। जो बच्चा ऑनलाइन में भी पढ़ रहा है ना, वही बच्चा ऑफलाइन में भी आकर के एजुकेशन को ले सके। क्योंकि आप देखते हो ना ऑनलाइन गाइज इशू क्या होता है ना, ऑनलाइन के साथ कोर्स तो हम लेते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है ऑनलाइन उस कोर्स को जो है ना, क्लासेस को पाइल अप कर लेता है। तो एक तो ये सबसे बड़ा बच्चों में ड्रॉबैक होता है। तो कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर हम ऑफलाइन भी लें, लेकिन सर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो मेरे भाई टेंशन मत लो, वी आर हेयर, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इज हेयर। तो यहाँ पर हम अपनी ब्रांचेस को जो है ना ऑल ओवर इंडिया एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और विजन हमारा यही है। तो आने वाले टाइम में आपको ये जो चीजें हैं ना, ये और जगह यहाँ पे और भी कई सारे नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा हेड ऑफिस ऑब्वियसली 2003 लेट विंग कमांडेंट अनूप मल्होत्रा सर के गाइडेंस में इसको डेवलप किया गया। फाउंडिंग मेंबर हैं सर हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के, ठीक है। और हेड ऑफिस हमारा ऑब्वियसली इसीलिए इलाहाबाद में ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हेड ऑफिस दिल्ली होता है, आपका इलाहाबाद है, ऐसा कैसे? तो ऑब्वियसली सर हेड ऑफिस हमारा इलाहाबाद में है। फिर दिल्ली लक्ष्मी नगर में ब्रांच है, गुड़गांव में ब्रांच है, रांची, श्री गंगानगर में भी हमारी ब्रांचेस देखने के लिए मिल जाती हैं। ये है हमारे त्रिशूल के होनहार विद्यार्थी जिन्होंने करके दिखाया है। मतलब रिजल्ट्स हम, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स
हम जबरदस्ती पोर्ट्रे करते हैं, नहीं सर, रिजल्ट्स देना त्रिशूल की अब एक हैबिट है, ठीक है, ये हमारा जुनून है। देखिए 20 साल से ज़्यादा एक ट्रस्टेड ब्रांड है सर, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे सर 25-26 साल होने को आ जाएंगे, तो एक ब्रांड इस्टेब्लिश किया है हमने यहाँ पर। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हो तो मेरे भाई, जो लोग ऑनलाइन वाकई में चाहते हैं पढ़ना, जो नहीं आ पा रहे हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे, और एजुकेशन उनको अफोर्डेबल रेट पे चाहिए, प्रिपरेशन अफोर्डेबल रेट पे चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाकर के इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको फीचर्स क्या मिलेंगे? लाइव क्लासेस मिलती हैं, डेली पर डे लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस देखने के लिए मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाता है और इसी के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी दिया जाता है, डीपीपी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हम लोग यहाँ पर लेकर के चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू है किसी भी चीज को लेकर के, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, विच इज 8400083030 इज द कॉन्टैक्ट नंबर। गाइज, आप हमारे इस एप्लीकेशन को, अगर आप iOS यूजर हो, एप्पल यूजर हो तो आप एप्पल स्टोर पे जा सकते हो, एंड्रॉइड यूजर हो तो गूगल प्ले स्टोर पे जाते हो, विंडो यूजर हो तो विंडो स्टोर पे आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉलेशन कर सकते हो। क्लियर? तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो आई होप यू पीपल एंजॉय दिस लेक्चर। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद। टिल देन मिलता हूँ अब आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है? सो टेक केयर, बाय, थैंक यू, जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।